नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। एमपी में 1.5 लाख पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई है। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों से अब जानकारी मांगी है। ईमेल के जरिए ये जानकारी मांगी गई है। मुख्यालय ने 10 अगस्त तक का समय दिया है सभी जानकारी भेजने के लिए। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से। मध्य प्रदेश में 1.5 लाख पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के सर्विस रिकॉर्ड में गड़बड़ी पाई गई है और पुलिस मुख्यालय ने अब सभी जिलों से ये जानकारी मांगी है, डिटेल मांगी गई है। आखिर खंगाला जाएगा जो गड़बड़ियां सामने आई हैं। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। मनोज, 1.5 लाख पुलिस अधिकारी कर्मचारी सर्विस रिकॉर्ड में गड़बड़ी, किस तरह की गड़बड़ी है, किसके जरिए अंजाम दी गई है? मनोज। बिल्कुल प्रशांत, मध्य प्रदेश पुलिस में करीब 1,500 पुलिस अधिकारी कर्मचारी शामिल है जिनका रिकॉर्ड पुलिस मुख्यालय की प्रशासन शाखा रखती है। हालांकि हाल ही में कुछ ऐसी मामले सामने आए थे जिसमें ये पाया गया कि जो सर्विस बुक जो एक अधिकारी की रहती है जिसमें तमाम उनकी सर्विस की डिटेल रहती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कहीं ना कहीं कोई दस्तावेज नहीं। यही कारण है कि सभी प्रदेश की जितनी भी पुलिस इकाई है वहां पर प्रशासन शाखा के जो चीफ है एडीजी अन्वेक्ष मंगलम ने, उन्होंने पत्र लिखकर करीब 15 दिन में सभी जानकारियां पुलिस अधिकारी कर्मचारियों की मांगी है, जिसके अंदर चाहे वो पहले पेज का लेमिनेशन हो या शादीशुदा कर्मचारी का सपत्नी फोटो हो, नॉमिनेशन फॉर्म हो, जन्म तिथि हो, वर्तमान पता हो या फिर स्थायी गृह जिले का पता, तमाम तरीके की जानकारियों की कमी पाई गई है। एक तरीके से यही सबसे बड़ी वजह है कि 15 दिन के अंदर सर्विस की जो तमाम जो कमियां हैं उनको पूरा करने के संबंध में ईमेल के जरिए तमाम जानकारी तमाम पुलिस इकाइयों से मांगी गई है और इस जानकारी को अब उन सर्विस रिकॉर्ड में दुरुस्त किया जाएगा ताकि आगे किसी तरीके की दिक्कत पुलिस अधिकारी कर्मचारी या फिर उनके परिजनों को कोई जरूरी काम में पड़ती है तो उनको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और इस गड़बड़ी का स्वाभाविक है असर की प्रमोशन और दूसरे जो सुविधाएं मिलती हैं पुलिसकर्मियों को उन पर भी पड़ सकता था। बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और अब अहम खबर इंदौर से है। बड़ी खबर है, हनी ट्रैप मामले में सीबीआई जांच को लेकर याचिका पर आज सुनवाई हुई। इंदौर हाई कोर्ट में वीसी के माध्यम से पेश हुए एसआईटी चीफ और एसआईटी चीफ ने हनी ट्रैप मामले में जांच की सभी रिपोर्ट, बयान, जब्त टेक्निकल एविडेंस सीलबंद एनवेलप में सबमिट किए हैं। एसआईटी चीफ ने स्टेटस रिपोर्ट पेश की है और इस मामले में किन किन लोगों के नाम आए हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर भी सीलबंद लिफाफे में दी गई है। साथ ही जांच के कुछ बचे हुए एविडेंस 13 अगस्त तक सबमिट करने का एसआईटी ने समय मांगा है। तो एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है और इस मामले में हनी ट्रैप मामले में सीबीआई जांच को लेकर जो याचिका लगी हुई थी उस पर आज सुनवाई हुई है। विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, और क्या डिटेल इस मामले में? आपको बता दूं, हाई प्रोफाइल हनी ट्रैप मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से एक याचिका लगाई गई थी जिसमें ये मांग की गई थी इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाए, चूंकि एसआईटी पर जांच पर किसी प्रकार से प्रभावित करने के आरोप लगाए जा रहे थे। लिहाजा इस मामले पर आज सुनवाई हुई और ये एसआईटी चीफ की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय में सबमिट की गई। इसमें वो सारे बिंदु होंगे कि आखिर किन किन बिंदुओं पर पड़ताल की जा चुकी है और तकनीकी जो साक्ष्य अब तक जब्त किए गए थे उनकी आखिर क्या स्टेटस है। इसके साथ साथ अगली जो तारीख है 13 अगस्त को सुनवाई होगी। उसके बाद ये तय होगा कि इस मामले को सीबीआई को ट्रांसफर करना है या फिर एसआईटी इस मामले की जांच करे। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण है। यहाँ पर स्वाभाविक है कि एसआईटी जांच कर ही रही है, लेकिन कई ऐसे कह सकते हैं कि लोग हैं जिन्हें भरोसा नहीं है एसआईटी पर। एसआईटी चूंकि प्रदेश सरकार के अंतर्गत काम करती है और यही एक वजह भी है कि सीबीआई को इस पूरे मामले को ट्रांसफर करने के लिए याचिका दाखिल की गई थी। शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करें। अगली खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल जनता पर कोई नया टैक्स लगाने का प्लान नहीं है। कोरोना की वजह से राज्य की वित्तीय स्थिति पर असर जरूर पड़ा है, लेकिन अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं।
जन अभियान परिषद को दोबारा शुरू करने की तैयारी भी है। तो जगदीश देवड़ा का ये बड़ा बयान और महत्वपूर्ण बयान जनता के लिहाज से भी कि फिलहाल जनता के ऊपर अभी कोई नया टैक्स लगाने का सरकार का प्लान नहीं है। उन्होंने मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर भी काफी असर डाला है। आखिरकार सरकार की क्या प्लानिंग है और इस वित्तीय संकट से सरकार कैसे खुद को संभालेगी, हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जी हैं। सर, कोरोना की वजह से हम देख रहे हैं, सरकार का भी अनुमान है कि रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है। क्या सर आपकी प्लानिंग है और कैसे हम कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक बनी रहे? हम सब इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये वैश्विक समस्या है। कोरोना का संकट कोई एक प्रदेश एक देश का संकट नहीं है, ये पूरे विश्व का संकट रहा है और उसी से प्रभावित हमारा देश भी हुआ है, हमारा प्रदेश भी हुआ है। और पिछले 3-4 माह से सारी चीज़ें रुक गई, आवागमन के साधन रुक गए, ट्रेनें रुक गई, उद्योग बंद हो गए, रोजगार बंद हो गए। सारी स्थितियां जनता के सामने है और जनता भी इस बात को समझती है कि ये समय बड़ा संकट का समय रहा है। और इस संकट की घड़ी में सबसे पहला काम सरकार का ये रहा कि कोरोना से मुक्ति कैसे मिले, कोरोना के समय स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे उपलब्ध करवाई जाए, बाहर के जो श्रमिक आए, जो बाहर से लाखों की तादाद में, उनको कैसे मुकाम पर पहुंचाया जाए, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाए। इन सब परिस्थितियों में प्रदेश की जनता ने भी, देश की जनता ने पूरा साथ दिया। अनेक विभिन्न संगठनों ने इसमें मदद की, तन मन धन सबसे इसमें मदद की। और ये सबको पता है कि इस समय ये संकट ऐसा रहा, पहले तो हम सबसे पहले भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस संकट से जल्दी मुक्ति मिले ताकि पटरी हमारी लाइन पर आए। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने आवासी, ये जो प्रवासी मजदूरों के बारे में भी जो कदम उठाया था, जो स्वास्थ्य सुविधाएं जो उपलब्ध करवाई है, वो वास्तव में सराहनीय है। हम जितनी सराहना की जाए उतनी कम है और ये सरकार ने पूरी दमदारी से इसमें काम किया है। लेकिन ये बात सही है कि खजाने पर इसका प्रभाव पड़ा है, क्योंकि सारे ही विभाग इससे प्रभावित हुए जो रेवेन्यू प्राप्त होती है जिनसे। लेकिन ये हमको पूरा भरोसा है कि ये वापस गाड़ी लाइन पर आएगी और जो भी आवश्यक काम है इस प्रदेश में, विकास के काम भी हैं और भी जन कल्याणकारी योजनाएं भी हैं, उन पर भी जो आवश्यक खर्चे होंगे वो पूरे करेंगे। सर, लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि क्या आखिरकार इस स्थिति से कैसे उभरेंगे, क्या उनके ऊपर और नए टैक्स लगा दिए जाएंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश में जो पेट्रोल डीजल है वो सबसे ज़्यादा महंगा है। तो कोई कदम तो सरकार नहीं उठाएगी इस वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए? अभी इस पर कोई विचार नहीं है, कोई जनता पर भार डालने वाला कोई विषय अभी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अब आने वाले समय में स्थिति सामान्य नज़र आ रही है, सामान्य होगी और वापस सारी स्थितियाँ ठीक होगी। सर, कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी कि सरकार फिर से कर्ज लेने वाली है बाजार से, तो क्या ऐसा कुछ है क्या? भाई, कर्ज लेने का जहाँ तक सवाल है, सरकार, सभी सरकारें, चाहे प्रदेश सरकार हो, किसी भी प्रदेश की सरकार हो, जब इस प्रकार की परिस्थितियां होती है तो जो आवश्यक काम करना होते हैं वो करते हैं। कब तक अनुमान है आपको कि जो वित्तीय स्थिति है वो ठीक हो जाएगी? कुछ आपने अनुमान लगाया? आप और हम सब इस बात, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि धीरे धीरे नॉर्मल होगी ये स्थितियां, और अभी मुझे लगता है कि थोड़ी नॉर्मल होती नजर आ रही है। यह है जगदीश देवड़ा जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और सीधे तौर पर उनका ये कहना है कि कोरोना की वजह से वित्तीय स्थिति पर असर पड़ा है, लेकिन जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं प्रदेश की जो वित्तीय स्थिति है वो भी सुधर जाएगी। कैमरामैन दीपक के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब खबर रायपुर से है। आपको बता दें, लॉकडाउन पर कलेक्टर की बैठक खत्म हो गई है। चैंबर ऑफ कॉमर्स और व्यापारियों के साथ ये बैठक चल रही थी, बैठक खत्म हो गई है। सब्जी, दूध, चिकन की दुकानें 6 से 12 बजे तक खुलेंगी और 8 बजे से शाम 4 बजे तक किराना प्रोविजंस स्टोर्स खोले जा सकेंगे। इसके अलावा अन्य व्यवसाय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगे। वहीं रेस्टोरेंट सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहेंगे।
वहीं रविवार को पूरी तरह से सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी। सोशल डिस्टेंसिंग का हर हाल में सख्ती के साथ लोगों को पालन करना होगा। रेड क्रॉस भवन के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये महत्वपूर्ण बैठक हुई है और दुकानों के खोलने को लेकर कलेक्टर की ये महत्वपूर्ण बैठक खत्म हो गई है और जो सहमति बनी है या फिर जो प्रशासन ने तय किया है वो ये कि सब्जी, दूध, चिकन की दुकानें सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी, जबकि 8 बजे से शाम 4 बजे तक किराना प्रोविजंस स्टोर्स खुल सकेंगे। और इसके अलावा जो दूसरे व्यवसाय हैं वो सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही रेस्टोरेंट के लिए जरूर समय थोड़ा सा ज्यादा दिया गया है, यानी कि सुबह 10 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो रेस्टोरेंट हैं, रेस्तरां हैं, वो खुल सकेंगे। राघवेंद्र साहू हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र, ये पहले भी चर्चा हो रही थी कि हो सकता है कि अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग समय तय किया जाए, निश्चित किया जाए, और हुआ भी ऐसा ही। गांधी जी थोड़ा फाइनल कर लो। देखिए, निश्चित रूप से अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग समय तय किया गया है, क्योंकि एक ही समय पे करने से कई दिक्कतें आ रही थी। अब करीब 1 घंटे से अधिक समय तक बैठक चली है चेंबर ऑफ कॉमर्स और कैट और जो व्यापारी संघों के साथ। उसके बाद ये निर्णय लिया गया है कि 8 घंटे दुकानें खुलेंगी, जो है सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे तक जो है सब्जी दुकानें, इसके अलावा जो है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक प्रोविजन और किराना की दुकानें, और उसके अलावा जो अन्य दुकानें हैं वो 11 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक लगभग 8 घंटे का समय मिला है। इसके अलावा कुछ बंदिशें भी लगाई गई हैं। इस वक्त हमारे साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष जो है जितेंद्र बरलोटा है, उनसे जानते हैं किस तरीके से समय सीमा दी गया है, इसके अलावा क्या बंदिशें जो है प्रशासन। देखिए, एक बार जो लॉकडाउन के बाद कल व्यापार खुल रहा है और व्यापारी लगातार परेशान थे और व्यापारियों का कहना था कि हमारा सभी व्यापार खोला जाए। कल से हम लोग प्रशासनिक स्तर पे बातचीत जारी थी और आज यही फाइनल निष्कर्ष निकला जो, और उसमें सभी व्यापारी वर्ग खुश है। और सभी को हमारा एक और सभी व्यापारी संघों से निवेदन भी है कि शासन का जो दिशा निर्देश है, क्योंकि हमको कोरोना से अभी लॉन्ग लाइफ लड़ना है, हम उस दिशा निर्देश के अनुरूप ही अपनी दुकानों में व्यवस्था करें। किस तरीके के दिशा निर्देश? देखिए कि जैसे खासकर जो ग्राहक यदि हमारे मास्क पहन के नहीं आता, हमारा फर्ज बनता है हम उसके लिए मास्क रखें और ग्राहक को मास्क दे और मास्क से ही उसका लेन देन करे। और दूसरा सबसे बड़ी बात है सोशल जो दूरी की बात है, जो पहले घेरा सिस्टम था, हम सभी को अपनी अपनी दुकानों में घेरा सिस्टम लगाए ताकि ग्राहक दूरी बना के रखें और इससे हमें दोनों प्रकार के हमारा व्यापार भी चलेगा। हम कोरोना से भी जो दूरी बनाने की बात है हम उसमें दूरी बना के रखेंगे। और हम सभी व्यापारी संघों से निवेदन भी किए हैं और आज सभी लोगों ने इसमें सहमति भी दिखाई है। और रविवार को बस एक दिन व्यापार बंद रहेगा, बाकी दिन सभी व्यापार प्रारंभ होंगे। सभी दुकानें खोल सकते हैं, लेकिन रविवार के दिन दुकानें पूर्ण रूप से बंद रखना है। इसके अलावा जो निर्देश दिए गए हैं उसमें कलेक्टर ने साफ तौर पे कहा है कि दुकानदारों को इन नियमों का पालन करना होगा और अगर जो लोग नियम पालन नहीं करेंगे, आकस्मिक निरीक्षण में अगर वो फंसते हैं तो उनके खिलाफ उनकी दुकानों को 15 दिनों के लिए सील कर दी जाएगी। तो जाहिर तौर पर जो है नियमों का पालन करना, चुनौती राजनीति ये जरूर रहेगी प्रशासन के सामने। आखिर कैसे जो गाइडलाइन प्रशासन ने बनाई हैं उन्हें जो दुकानदार हैं या आम जनता है वो फॉलो करे। बहरहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए राघवेंद्र, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर है, मध्य प्रदेश कांग्रेस अब राजनीतिक शुद्धि के लिए युद्ध अभियान चलाने वाली है। 27 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस घर घर जाकर गंगा जल बांटने वाली है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अभियान का आगाज कर दिया, शुरुआत कर दी है। सांवेर से कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत करेगी। तो ये बड़ी खबर है मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी हुई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब राजनीतिक शुद्धि के लिए युद्ध अभियान चलाएगी। 27 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस घर घर जाकर गंगा जल भी बांटेगी। दरअसल पीसीसी चीफ कमलनाथ ने इस अभियान का आगाज कर दिया, शुरुआत कर दी है और अब इसके बाद सांवेर से कांग्रेस पार्टी औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत करने जा रही है। तो लगातार हाल ही में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद कांग्रेस की सरकार गई और बीजेपी की आई, इस पर लगातार कांग्रेस हमलावर रही है और अब इसी लिहाज से राजनीतिक शुद्धि के लिए युद्ध अभियान कांग्रेस छेड़ने जा रही है। 27 विधानसभा क्षेत्रों में घर घर जाकर कांग्रेस गंगा जल बांटेगी और कांग्रेस के लिए माहौल बनाने की कोशिश भी होगी इस अभियान के जरिए।
राजनीतिक शुद्धि के लिए ये युद्ध अभियान। इससे पहले आपको याद दिला दें कि कमलनाथ सरकार ने शुद्ध के लिए युद्ध भी चलाया था और उसी तर्ज पर कह सकते हैं आप कि अब ये 27 विधानसभा सीटों पर राजनीतिक शुद्धि के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत कांग्रेस करने जा रही है। 27 विधानसभा क्षेत्रों में हर घर पर जाकर कांग्रेस की ये तैयारी है, ये प्लानिंग है कि वो हर घर में जाकर गंगा जल बांटेगी। आगे बढ़ते हैं खबर मुंबई से। सुशांत सिंह राजपूत की कॉल डिटेल सामने आई है। 8 से 14 जून के बीच रिया से सुशांत की बात नहीं हुई है। सुशांत ने रिया को मैसेज भी नहीं किया। 8 से 14 जून के बीच सुशांत की बहन मीतू सिंह से बात हुई है और आखिरी बार सुशांत की बिजनेस मैनेजर से बात हुई थथी। 14 जून के बीच दोनों की बातचीत हुई थी और एक स्क्रिप्ट को लेकर बताया जाता है कि दोनों के बीच बातचीत हुई थी। सुशांत और उदय के बीच 368 सेकंड की ये बात हुई थी। प्रशांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। प्रशांत, अब ये कॉल डिटेल सामने आई है, लेकिन इसमें ये जो तथ्य निकल कर आ रहा है, रिया से काफी वक्त से बात नहीं हुई थी। जी बिल्कुल, देखिए अभी एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि रिया ने खुद जो है सुशांत के कॉल ब्लॉक कर दिए थे। तो उसमें जिक्र ही नहीं हो सकता कि अगर सुशांत कॉल ट्राई भी करेंगे तो लगेगा नहीं। और पॉसिबिलिटीज ये है कि हो सकता है कि रिया ने अपने फोन से नहीं बल्कि अपने मित्र जो सैमुअल है उनसे बात की होगी है सुशांत से, और यही वजह है कि ईडी के दफ्तर में इस वक्त सैमुअल मौजूद है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है। बहरहाल ये सीडीआर कई चीजें बयां करता है कि किस तरह से सुशांत के कॉल को ब्लॉक किया गया, और जो इनकमिंग कॉल्स है उसमें देखा जाए तो 1-2 लैंडलाइन नंबर्स है कि हो सकता है कि वहां से कांटेक्ट किया गया हो, या हो सकता है कि जो नजदीकी थे रिया और सुशांत के दोनों जानकार लोग थे, हो सकता है कि उनके मोबाइल से कांटेक्ट किया जाए। ये जांच का विषय है और ये देखना होगा कि किस तरह से ईडी अब जो पूछताछ सैमुअल से कर रही है तो आज क्या कुछ चीजें जो है ये बताते हैं। और साथ ही मैं आपको याद दिला दूं कि कल 7 तारीख है, ईडी ने जो है रिया को भी समन किया हुआ है पूछताछ के लिए। अगर कल ईडी दफ्तर में रिया पहुंचती है तो क्या कुछ पूछताछ में बातें सामने आती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मामला और तूल पकड़ते जा रहा है। ईडी और सीबीआई अब दोनों जो सेंट्रल एजेंसी कही जाती हैं उन्होंने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। बहरहाल सीडीआर से कई चीजें सामने आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्वाभाविक है कि भले ही रिया के फोन से बातचीत ना हुई हो, लेकिन संभव है कि और दूसरे मोबाइल से या मित्र के मोबाइल से रिया और सुशांत सिंह राजपूत के बीच कोई बातचीत हुई हो। 2 एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच में जुटी हैं। शुक्रिया प्रशांत आपका इस जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर है, दिग्विजय सिंह ने डीजीपी को पत्र लिखा है और पत्र में सिटी बस खरीदे में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की गई है दिग्विजय सिंह के जरिए। दिग्विजय सिंह का आरोप है कि सिटी बस खरीदी में बड़ा हेरफेर सामने आ रहा है और इसी को लेकर दिग्विजय सिंह ने ये पत्र प्रदेश के डीजीपी को लिखा है और इस पत्र के जरिए राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने सिटी बस खरीदी में हुए भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। ये पत्र जो दिग्विजय सिंह ने डीजीपी को लिखा है, वो पत्र भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह का पत्र के जरिए कहना है कि जो सिटी बस की खरीदी हुई है उसमें बड़ा हेरफेर सामने आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का काम जोरों पर है। कोरिया से सुकमा तक बनने वाले राम वन गमन पथ को कदम कदम पर राममय होगा। इस पथ पर 1.5 लाख से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें फूलों और फलों के पौधे भी शामिल होंगे। राम वन गमन पथ पर श्रद्धालुओं को वन औषधि के भी दर्शन होंगे। इसके अलावा इस पथ पर पड़ने वाले तीर्थ स्थलों में कई पार्क बनाए जा रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश से भटककर जशपुर पहुंचे मानसिक रूप से कमजोर लड़के को पुलिस ने उसके परिजनों से मिलवाने में अहम भूमिका निभाई। अपने बेटे से मिलने की उम्मीद छोड़ चुकी लड़के की मां अपने बेटे से मिलकर बेहद खुश है और अब जशपुर पुलिस की तारीफ कर रही है। तो वहीं पुलिस की इस पहल की स्थानीय लोग भी सराहना कर रहे हैं।
यूपी में मिर्जापुर जिले के कछुआ गांव का एक युवक 4 माह से अपने घर से लापता था। गायब हुआ था, अब मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ के पुलिस से और यहाँ के भाई बहन से बहुत मैं खुश हूँ कि हमारा बेटा सही सलामत हमको मिला। सबसे पहले चाइल्ड लाइन वालों ने मुझसे संपर्क किया था कि ये बच्चा पुलिस द्वारा चाइल्ड लाइन को सौंपा गया था, क्योंकि ये ठीक से अपने परिवार का पता नहीं बता पा रहा है और इसको चाइल्ड लाइन के में रखने की भी एक सीमा होती है। तो उसके बाद फिर जो है हमने जो अपुष्ट जानकारी इसके द्वारा दी गई थी कि कछुआ थाना और मिर्ज़ापुर यादवपारा ब्लॉक ऐसा ये बताता था बच्चा, तो हमने मिर्ज़ापुर के एसपी से बात करी मैंने, और वहाँ से फिर मिर्ज़ापुर एसपी के सहयोग से कछुआ थाना प्रभारी और जशपुर थाना प्रभारी के संयुक्त प्रयास से इसके माता पिता को खोजा गया और आज इसकी माताजी आई और स्वयं अपने बच्चे को पहचान कर और वेरिफिकेशन करके बच्चे को ले जा रही हैं। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अभी तक